हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2023 के जो क्वेश्चन पेपर था मैथ्स का उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हमारा सेक्शन ए चलेगा। तो सेक्शन ए में ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। आपको ये ग्राफ दे रखा है और ये आपको एक कर्व दिख रहा होगा। अब ये देखिए, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो उतने ही इस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल के सिर्फ एक ही जीरोस होंगे। अगर ये डायग्राम कुछ ऐसे दिया होता तो ये जो पॉलिनोमियल है इस एक्स एक्सिस को, ध्यान रखना, सिर्फ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 3 पॉइंट्स पे। तो इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे। तो यहाँ पर ये जो कर्व है, ये जो पॉलिनोमियल है, इस एक्स एक्स को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल के एक ही जीरोस होंगे। तो बी ऑप्शन ट्रू है। ये सेकंड पार्ट है। इसमें कहा है के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। अब आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन दे रखी है के एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखो, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 6x, इसको यहां लाएंगे तो माइनस टू वाई, इसको यहां लाएंगे तो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इसमें से सबसे पहले आपको a1 ओवर a2 निकालना है। a1 a2 पता है, a1 है पहली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट, a2 है दूसरी इक्वेशन से x का कोफिशिएंट जो कि है k ओवर 6। फिर आप कहेंगे b1 ओवर b2। b1 है पहली इक्वेशन से y का कोफिशिएंट जो कि -1 है, और b2 है दूसरी इक्वेशन से y का कोफिशिएंट जो कि -2 है। ये कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया हमारे पास 1 ओवर 2। ऐसे ही हम c1 ओवर c2 निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है ओवर दूसरी इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है, माइनस माइनस कैंसिल होंगे तो c1 ओवर c2 आ गया 2 ओवर 3। अब अगर क्वेश्चन को ठीक से देखो तो इसमें लिखा है फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है कि a1 ओवर a2 इक्वल होना चाहिए b1 ओवर b2 इक्वल होना चाहिए c1 ओवर c2। a1 ओवर a2 हमने k ओवर 6 निकाला है, आप ये देख लेना। b1 ओवर b2 हमने 1/2 निकाला है, और c1 ओवर c2 हमने क्या निकाला है? 2/3 निकाला है। अगर यहाँ पर गौर से अगर आप देखो, k तो अननोन है, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ठीक है, लेकिन लास्ट के दो जो फ्रैक्शंस है आप उनको देख लें, वो दोनों इक्वल ही नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों इक्वेशंस कभी भी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं दे सकते हैं। और जब कभी भी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं दे सकते हैं तो ऐसे केस में k की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। k डज नॉट एग्जिस्ट, k एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ये दोनों इक्वल होते तब तो हम k की वैल्यू निकालने की कोशिश करते। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस में तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, होने चाहिए, ठीक है। k अननोन है तो हम बता नहीं सकते कि ये k, ये वाला टर्म इसके इक्वल है या नहीं है, पर इन दोनों को भी तो इक्वल होना था। पर ये दोनों यहाँ पर दिख ही रहे हैं, 1/2 2/3 कभी इक्वल नहीं होते। और जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम इस इक्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, हम k की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन दे रखी है वो मैच नहीं हो रही हमारी। तो ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम करेंगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि ये एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, p-1 p+1 और 2p + 3। तुमसे कहा है तीनों के तीनों जो है AP फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर
किसी सीरीज के 3 टर्म जो हैं अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म इक्वल होता है ऑलवेज फर्स्ट प्लस थर्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कहा हो कि 3 टर्म्स आपकी एपी फॉर्म कर रही हैं तो आप याद रखना ट्वाइस ऑफ सेकेंड इक्वल होता है ऑलवेज फर्स्ट प्लस थर्ड। चेक कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 है, ये एक एपी है दिख रहा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो इक्वल होता है इन दोनों के सम के। तो अब आप देखें LHS RHS इक्वल होता है। तो ये चीज आपको तभी करनी है जब आपको 3 टर्म्स दे रखा हो कि वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में p-1 p+1 2p+3 है और कहा ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें सेकंड टर्म कौन सा है p+1, तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वल होता है, आपको पता है फर्स्ट प्लस थर्ड के इक्वल होता है। तो 2 मल्टीप्लाई सेकेंड यहां पर है p+1 इक्वल टू फर्स्ट हमारे पास है p-1 और थर्ड हमारे पास है 2p+3। अब यहां पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो ये हो जाएगा 2p+2 इक्वल टू p+2p हो जाएगा 3p और -1+3 हो जाएगा आपका +2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2p इक्वल टू 3p हो गया। यहां लाके सॉल्व करेंगे तो ये आपका -p इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसका मतलब है p हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। अब बच्चे हैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है। फोर्थ क्वेश्चन में है इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अगर मैं इसको ग्राफ में थोड़ा बहुत समझाऊं आपको, तो आपको पता है ये 3,6 यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट होगा, ये रहा 3,6। जरूरी नहीं है एग्जाम में दिखाने की, बस मैं समझाने की पर्पज से बता रहा हूं। और ये वाला जो पॉइंट है वो सपोज यहां पर कहीं पर है, ये है -12, -3। अब मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर मीट कर रही है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है क्वेश्चन में जिसका नाम ए बी दे रखा है, तो एक्स एक्सिस ने इसके 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ये कर दिया है, एक हिस्सा ये कर दिया। तो इन 2 हिस्से के रेशियोज क्या है वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का मतलब। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ए है हमारे पास 3,6, बी है हमारे पास -12, -3 और बीच में हमारे पास कोई पॉइंट है, अपनी तरफ से P ले लेते हैं। और ये P पॉइंट जो है एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम x,0 बोलते हैं, क्योंकि लिखा भी है कि जो एक्स एक्सिस है वही इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। तो ये बीच में हमने एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब क्योंकि यहाँ पर आपको 2 हिस्से दिख गए, एक AP और दूसरा PB, तो AP वाले हिस्से को K मान लेते हैं, PB वाले हिस्से को 1 मान लेते हैं। जब भी हमें रेशियो फाइंड करना होता है हम यही करते हैं। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होगा। सेक्शन फॉर्मूला में एक फॉर्मूला x के लिए लगता है जो कि होता है mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, और दूसरा फॉर्मूला y के लिए होता है y इक्वल टू my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n होता है। तो अगर इसमें देखोगे तो ये हमारे पास क्या है x, ये क्या है हमारे पास y, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो y तो 0 हो गया क्योंकि ये है आपका y और ये x है, इसको बोलते हैं x, y। m हमारे पास है k और y2 हमारे पास देख सकते हैं कितना है -3 प्लस n देखें कितना है 1 और y1 हमारे पास कितना है 6 है, क्वेश्चन में देख लेना। और नीचे हमारे पास है k प्लस 1। अब ये जो k प्लस 1 को इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा
और दूसरी तरफ हो गया हमारे पास -3k + 6। इसको यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3k = 6, और आपको k दिख रहा है वो है 6/3, जो कि कितना आ गया है 2 आ गया। तो फाइनली k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो इसका मतलब है k/1 जो है हमारे पास आ गया 2/1। अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो पता लगेगा जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है। तो हमने ये 4th क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लिया है। अब हम 5th क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो 5th क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। ये है 5th क्वेश्चन, हमारे पास लिखा है इन द गिवन फिगर PQ इज ए टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। हमारे पास एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा सर्कल, और ये इसका सेंटर है। ठीक हो गया। आपको AOB 95 दे रखा है, ये वाला एंगल 95 दे रखा है। तो आपको ABQ फाइंड करना है। ABQ, इसको हटा के दिखाता हूं मैं, ABQ कौन सा है, ये रहा ABQ। आपको ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए कहा है। पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कोई लाइन होती है जो सर्कल को टच करती हुई जाती है, उसको कहते हैं टेंजेंट। ठीक होगी। ये इस सर्कल का सेंटर है, और जहां पर ये टेंजेंट लाइन सर्कल को टच करती है उस हिस्से को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो इस लाइन की लेंथ को रेडियस तो बोलते हैं, पर ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इस टेंजेंट पे। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ये एक बात आपको पता होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ आप क्वेश्चन पे जाएं तो ये पूरा का पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का है, जो आपको बी के लिए याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी, जरा आप यहाँ देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है। तो इसका मतलब है अगर ये एंगल मैं x ले लेता हूं तो ये वाला एंगल भी x होगा। अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं, 95 + x इज इक्वल टू 180। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 2x = 180 - 95, और 2x = ये हो जाएगा 85, और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 85/2, तो ये निकल गया 42.5। तो फाइनली हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है ये मिल गया है। कितना मिल गया, 42.5। अब आगे देखते हैं, याद रखना इसको 42.5। तो ये एंगल मुझे 42.5 मिल गया, पर मुझे फाइंड ये करना है। इसका नाम अभी के लिए मैं y डाल देता हूँ, और ये तो हमारे पास x था। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये पूरा का पूरा एंगल 90 है, मतलब कि x + y किसके बराबर है, 90। x हमने कितना निकाला है, 42.5, तो y इक्वल आ जाएगा 90 - 42.5, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 47.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो ए ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है। अब ये 6th क्वेश्चन में देखेंगे, 2 tan a = 3 दे रखा है, और हमें 4 sin a + 3 cos a over 4 sin a - 3 cos a फाइंड करना है। ये जो हमें 3 tan a = 3 दे रखा है, सॉरी 2 tan a = 3 दे रखा है, यहां से अगर मैं tan a की वैल्यू निकालूं तो ये 3y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये याद रखना है, tan a की वैल्यू कितनी, 3/2। तो कितनी निकाल ली tan a की वैल्यू यहां से, 3/2। अच्छा, ये जो चीज दिखाई दे रही है ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप cos से डिवाइड कर लो। सबसे कैसे लिखोगे कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है 4 sin a over cos a, उसके बगल वाला है 3 cos a over cos a। ऐसे मैं कह रहा हूं डिवाइड करने, ऐसे डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करो। ये हो जाएगा 4 sin a over cos a, और साथ में है -3 cos a over cos a, और ये माइनस है। देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको कहते हैं tan a, तो इसकी जगह लिखूंगा 4 tan a -+3, और नीचे लिखूंगा 4 tan a -3। ठीक हो गया यहां तक। अब आपको क्या करना है, मैं दोबारा लिख देता हूं, 4 tan a -3, ये प्लस है। अब tan a की वैल्यू यहां से हम निकाल चुके थे, कितनी आई थी, 3/2।
इसको पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3, और नीचे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 3। अब इसको इससे कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और इसको भी इससे कैंसिल करो तो 2 3 जा 6 प्लस 3 माइनस 3 कितना हो गया, 3। कैंसिल करोगे 3 3 जा 9 आ गया। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच करता है। तो ये बच्चों हमने 6 वाले क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। ठीक हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप 7th क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें कहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और अल्फा बीटा इसके जीरोज दे रखे हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में किसी पॉलिनोमियल के जीरोज दे रखे होंगे, आप ऑलवेज एक तो निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोज, और दूसरा निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। माइनस एक्स का कोफिशिएंट यहां पर कितना है, एक्स का कोफिशिएंट यहां पर है 1, और बाहर माइनस है तो -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप देखेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का मतलब उसके आगे कौन सा नंबर है, वो है 1, तो -1/1 -1 हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट टर्म -1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर देखें तो 1 है, तो सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा भी आपका -1 आ रहा है और अल्फा बीटा भी आपका -1 आ रहा है। तो ये दोनों चीज अभी आप याद रखेंगे। अब हम ऊपर चलते हैं। ये हमारे पास है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेना आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए बता दूं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अभी मैंने आपको ये क्या कहते हैं, इसको सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस, और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस हमने -1 निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमने -1 निकाला, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि दी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की वो छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना कैसी वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव और छोटी वैल्यू निकालनी है। फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रेशनल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेशनल रूट्स हो तो के की वो वैल्यू आपको यहां बतानी है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, और रूट्स निकालने का तरीका आपको पता है कि पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये आपको पता है। b आपको पता है x का कोफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ के अकॉर्डिंग k है, तो b की जगह हो जाएगा k², 4 की जगह हो जाएगा 4। जो ये a है ये क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, जो कि 2 है। c हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, जो कि -4 है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये k² + 32 है। हम चाहे इसको यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, पर पूरा समझाने के लिए मैं आगे भी सॉल्व करता हूं। अब x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, -b ± अंडर रूट, होता वैसे d है, ओवर 2a, यही होता है। अब क्योंकि ऊपर d निकाल चुका हूं तो मैं कहूंगा कि x = -b ± अंडर रूट। अच्छा, इसमें b की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। b की वैल्यू हमारे पास है k, तो मैंने k पुट कर दिया b की जगह, प्लस माइनस इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास है k² + 32। ये समझ में आ गया होगा आपको। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है 2a, और a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2 है। तो सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया -k प्लस माइनस, रूट में तो है k² + 32, और नीचे हमारे पास कितना है, 4। अब अगर आप ये x की वैल्यू देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू में k तो है, अभी k को भूल जाइए आप।
आप सिर्फ ये देखें कि x की वैल्यू जो मुझे मिली वो इरेशनल मिली है। कैसे मिली है? अभी के लिए अगर मुझे k की वैल्यू नहीं पता तो अभी के लिए मैं बोलता हूं इरेशनल मिला है रूट, क्योंकि इरेशनल इसके रूट्स मिले। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन में, इस आंसर में रूट भी है, और आपको पता है रूट वाले नंबर जैसे √2 √3 वो इरेशनल होते हैं। पर क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये जो क्वाड्रिगेशन है इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? रेशनल रूट्स हैं इसके। तो रेशनल रूट्स का मतलब है कि मुझे k की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे यहां से रूट हट जाए, बस मेरा काम ये है। और एक बार रूट हट गया तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो आपकी रेशनल ही होंगी। तो अब आपके पास यहां पर दिख रहे हैं ये, तो आप देखें कि हमें रूट हटाना है, तो यहां पर हमारे पास है k² प्लस कितना है 32 है। तो मुझे ये रूट हटाना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 4 9 16 25 36 49 ऐसा बनाना है। तो मुझे k की जगह कुछ ऐसा रखना है कि सॉल्व करने के बाद 32 को से ऐड कर दूंगा तो इनमें से ही कोई नंबर बन जाए। तो आपको पता है कि हमें k की छोटी वैल्यू पुट करनी, लिखा है ना लीस्ट वैल्यू ऑफ k, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ k पुट करनी है और वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए। तो आपको यहां पर जो नीचे की वैल्यूज दिख रही हैं ये सारी की सारी चारों के चारों जो है वो k की वैल्यूज दिख रही हैं। ये चारों के चारों आपको k की वैल्यूज दिख रही हैं। आप बारी बारी से ये जो k की वैल्यूज हैं इनमें पुट करके देखो और देखो कि किस केस में रूट पूरी तरह से हट जाएगा। तो फाइनली हमने जो x की वैल्यू निकाली थी वो मैं पूरा फिर से लिख दे रहा हूं, k प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा k² प्लस 32 ओवर 2a। चलो ये, चलिए अगर मैं k की वैल्यू ये पुट करता हूं तो ये एक तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें प्लस प्लस तो है ठीक है, लेकिन माइनस भी है। और जब मैं इसको यहां पर भी पुट करूंगा और यहां पर भी पुट करूंगा तो इस पूरे वैल्यू में रूट कभी खत्म नहीं होगा, तब भी आपका जो आंसर है x की जो वैल्यू है वो इरेशनल रहेगी। आप फिर भी पुट करके एक बार चेक करेंगे रूट हटेगा ही नहीं। अगर मैं ये 2 पुट करता हूं यहां पर और यहां पर पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 32 के साथ ऐड करेंगे तो वो √36 होगा, और √36 कितना हो गया 6, तो रूट हट गया। और 2 की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो ये हो गया -2 प्लस माइनस 6 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए इसमें कहीं पर भी रूट नहीं है तो इसका मतलब x की वैल्यू मुझे मिलेगी वो रेशनल मिलेगी। ये वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें प्लस भी है माइनस भी है, हमें तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k चाहिए थी। यहां तक समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला है जो डी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं डी में हमारा √2 है, √2 पुट कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ये है। आप पुट करके चेक करेंगे तो रूट हटेगा ही नहीं। यहां पुट करूंगा तो √2 रहेगा और यहां पुट करूंगा तो 2 रहेगा। 2 प्लस 32 34 होता है, 34 का स्क्वायर रूट जो है वो तब भी इरेशनली रहता है। तो इसका मतलब है जो बी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। अब हम यहां पर 9th क्वेश्चन को देखेंगे। सिर्फ 10 ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगले वाले में देखोगे वो है 3/2 मल्टीप्लाई, ये 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1 ओवर √3, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। फिर ये है sec 45 की वैल्यू होती है √2, तो ये √2 का स्क्वायर हो गया। फिर ये है sin 30 की वैल्यू होती है √3 ओवर 2, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 3/2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। ये 3/4 है, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, माइनस ये 2 है और प्लस ये 3/4 है, ये भी समझ में आ गया। ये कैंसिल हो गया तो आपको मिलता है 1/4 -2 प्लस 3/4। 1/4 प्लस 3/4 1 होगा, साथ में -2 है। इन दोनों को सॉल्व करके देख सकते हैं आप, तो ये -1 आ गया। तो जो ए ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट। एक सिलेंडर की हाइट आपको दे रखी है और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है।
तो आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 94.2, और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14। रेडियस हमें निकालना है और हाइट हमें 5 दे रखी है। 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94.2 इक्वल टू आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर। तो 94.2 इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 31.4 आएगा। अब ये 31.4 नीचे चला जाएगा तो 94.2 ओवर ये हो जाएगा 31.2 इक्वल टू आर। इसको अगर इससे डिवाइड करोगे, ये 31.4 है, डिवाइड करोगे तो यहां आर की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। तो जो बी ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के 10 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। बाकी एमसीक्यूज हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं।